नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या चंद्रशेखर आजाद अपनी नई तैयारी कर रहे हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जितनी विधानसभा सीटें हैं, उस पर कुछ अलग नया प्लान किया जा रहा है। क्या एक बड़े नेता के तौर पर 2027 के चुनाव में चंद्रशेखर आजाद आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं दोस्तों? दरअसल पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे समीकरण, बहुत सारी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। चंद्रशेखर आजाद की अगर हम बात करते हैं तो दलित और मुस्लिम गठजोड़ के साथ वो आगे चल रहे हैं, नया समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के बाहर भी चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में वो पटना पहुंचे थे, वहां पर भी अच्छी खासी भीड़ थी। लेकिन अब क्या चंद्रशेखर आजाद, आजम खान और ओवैसी ये मिलकर कुछ नया करने जा रहे हैं? और अगर ऐसा होता है तो क्या कुछ संभावनाएं बनती हैं, खासकर चंद्रशेखर के लिए? तो आज हम बातचीत करेंगे। प्रशांत शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। ये जरा समीकरण समझाइए प्रशांत भाई आप, कि चंद्रशेखर आजाद किस राजनीति की ओर, किस तरह से, किस रास्ते पर आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, चंद्रशेखर आजाद का जो राजनीति करने का तरीका है वो बहुत आक्रामक है। एग्रेसिव तरीके की वो राजनीति हमेशा करते आए अभी तक। जितना भी उनका पॉलिटिकल करियर है वो हमने, आपने और हम सभी ने देखा है कि चंद्रशेखर आजाद का जो तरीका है, जो लहजा है, जो काइंड ऑफ पॉलिटिक्स है, वो बहुत आक्रामक रहती है, चाहे जो कोई भी मुद्दा हो। और खास तौर पर जब दलित, शोषित, वंचित बहुजन समाज पर या मुस्लिम समाज पर कुछ इस तरीके की बातें आती हैं तो फिर चंद्रशेखर आजाद बहुत आक्रामक तरीके से पेश आते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि चंद्रशेखर आजाद की जो राजनीति है वो जैसी एक युवा की राजनीति होनी चाहिए वो उससे मेल खाती है। और यही राजनीति का तरीका, चंद्रशेखर आजाद की यही राजनीति का तरीका युवाओं को, खास तौर पर दलित मुस्लिम समाज के जो युवा हैं उनको फेंटेसाइज करता है, उनको अच्छा लगता है, उनको पसंद आता है चंद्रशेखर आजाद का ये तरीका। तो देखिए, चंद्रशेखर आजाद दो तरीके से चल रहे हैं। एक तो वो नैरेटिव के आश्रय ये बात बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुजन समाज की अगर अब कोई बात करने वाला उत्तर प्रदेश में बचा है तो फिर वो चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी। हालांकि चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को साबित किया है, लेकिन अभी उस स्तर का संगठन नहीं है जिस स्तर का अभी होना चाहिए। क्योंकि नई पार्टी है, नया संगठन है, उसको धीरे धीरे बिल्डअप करने में वक्त लगेगा। लेकिन जिस रणनीति के तहत आजम खान का चाहे मसला हो, आजम खान से उनकी करीबियत का मामला हो, याद कीजिए कि जब देवबंद में गोली चल गई थी चंद्रशेखर आजाद पे, और वो अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं, तो उनसे मुलाकात करने आजम खान गए थे और वो तस्वीरें वायरल हुई थी जब गले लगे हुए थे ये दोनों लोग। और चंद्रशेखर आजाद जब पिछले दिनों सीतापुर जेल का मामला हो, चाहे फिर अब्दुल्ला आजम को मिलने जाने हरदोई जेल का मामला हो, चंद्रशेखर आजाद जाते रहते और उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि हमारा आजम खान साहब से जो राबता है, जो रिश्ता है, वो राजनीति का नहीं है, परिवार का रिश्ता है। और हमारा परिवार जो है वो मुसीबत में है, तो हम अगर परिवार के लोग हैं और परिवार के लोग ही परिवार के साथ मुसीबत में खड़े होते हैं। सीधे तौर पर बिना नाम लिए एक तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी को लेकर के कई बार तंज भी कसते हुए नजर आते। बीते दिनों एक अब लेटर वायरल हुआ। आजम खान साहब ने जेल से एक चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी रामपुर के जो जिलाध्यक्ष हैं उनके लेटर हेड पर उनका संदेश आया। और उसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा, संभल वाले मामले से जोड़ते हुए कहा कि रामपुर में पहले उन्होंने इस तरीके के फॉर्मूले को आजमाया, फिर उसके बाद उन्होंने संभल में हमला किया है, तो इस आक्रमण किया है। इस तरीके से रामपुर में बेसिकली आजम खान ने ये कहा कि अगर समाजवादी पार्टी संभल का मामला उठाती है या इंडिया गठबंधन संभल का मामला उठाता है, तो रामपुर जो प्रयोगशाला था इस हथकंडे की, उसका मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया। और आप देखिए कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो संदेश है, ये चंद्रशेखर आजाद के जेल में मिलने जाने से एक महीने के भीतर ही आ जाता है, एक महीना भी नहीं होता है। ऐसे में अब इसके सियासी संदेश बहुत सारे हैं। देखिए, 2027 का चुनाव है और ये देश का बच्चा बच्चा जानता है, उत्तर प्रदेश ही नहीं देश का बच्चा बच्चा जानता है कि समाजवादी पार्टी में एक मजबूत,
शख्सियत, एक ताकतवर शख्सियत रखते हैं आजम खान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जब बात होती है तो, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब हम देखते हैं तो मुस्लिम और दलित समाज का जो गठजोड़ है, जो कॉम्बिनेशन बनता है, वो तमाम सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर सीधे सीधे इंपैक्ट करता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। कई सारी ऐसी सीटें हैं, लगभग लगभग 80 से 90 सीटें ऐसी हैं। अगर आप सहारनपुर से लेकर के बरेली तक चले आइए तो लगभग लगभग 90 सीटें ऐसी हैं जिन पर दलित मुस्लिम गठजोड़ के तहत ही उम्मीदवार की जीत और हार तय होती है। ऐसे में मुस्लिम समीकरण और दलित समीकरण को सीधा सीधा दो चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं। एक तरफ आजम खान साहब हैं जो समाजवादी पार्टी को चिताते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद हैं जो किसी गठबंधन के हिस्से नहीं है। ऐसे में अगर ये दोनों शख्सियत 2027 से पहले कुछ गुणा भाग करते हैं तो एक बड़ा उलटफेर उत्तर प्रदेश की सियासत में देखने को मिलेगा। और ये उलटफेर सिर्फ समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन की तरफ से नहीं होगा, ये उलटफेर जो है सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को भी इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव की अगर बात कर ले तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसने ठीक ठाक परफॉर्म किया था। ऐसे में और दलित समाज ने खास तौर पर वहां पर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। ऐसे में अगर एक मजबूत समीकरण बन जाता है दलित और मुस्लिम का तो वो एक बड़ा दिक्कत वाली बात भारतीय जनता पार्टी के लिए भी होगी, और मुस्लिम में सेंध अगर लगी तो फिर वो समस्या समाजवादी पार्टी को भी पेश आ सकती है। हाँ, तो चंद्रशेखर आजाद क्या बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं, जैसे ओवैसी के लिए बहुत दिन से चर्चा चलती कि भाई उनके संबंध बहुत अच्छे हैं, ओवैसी साहब के साथ आ सकते हैं, लोकसभा चुनाव लड़ सकते थे, उसके बाद उपचुनाव लड़ सकते थे, और अब विधानसभा चुनाव के लिए भी कहा जा रहा है कि वो उनके साथ चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का एक मजबूत चेहरा और बड़ा चेहरा जिनको तजुर्बा भी है, आजम खान को तजुर्बा भी है, तो उनका साथ पकड़ना, तो इस कोशिश में चंद्रशेखर आजाद बहुत दिन से लगे हुए हैं, कहना गलत तो नहीं होगा? देखिए, तजुर्बा है आजम खान साहब को, और आजम खान साहब कच्ची गोली नहीं खेलते। आजम खान को ये भी पता है कि चंद्रशेखर आजाद अभी सियासत के नए खिलाड़ी हैं, उनमें आक्रोश ज्यादा है, उनमें आकुलक जो अकुलाहट है वो ज्यादा है किसी भी चीज को लेकर के। उस तरीके का मेच्योरिटी लेवल जो आजम खान साहब में है उस लेवल का मेच्योरिटी लेवल नहीं है। यानी कि आप भाई सीधी सी बात है, एक ऐसा नेता कई बार के सांसद, विधायक और सियासत के पहलवान कहें तो कह ही जाते हैं मुलायम सिंह यादव, उनके साथ की राजनीति किए हुए आजम खान है। तो आजम खान कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे उनकी बची खुची जो सियासी जमीन है वो भी चली जाए। और ये बात भी सच है क्योंकि आजम खान समाजवादी पार्टी से पहले भी गए और फिर उसके बाद उनकी सम्मानजनक वापसी भी हुई। ऐसे में इतना आसान नहीं होगा, लेकिन हाँ, चंद्रशेखर आजाद अपनी तरफ से कोशिश जरूर कर रहे हैं, और उसी कोशिश के तहत ये समीकरण उत्तर प्रदेश में हमेशा से हावी रहे हैं। भाई अजगर मजगर का फॉर्मूला जो आया था एक टाइम पे, उस वक्त भी आप देखिए कि उस समय ये उस फॉर्मूले में यही सब तो था, यही फॉर्मूला था। और इसी फॉर्मूले के तहत उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने अपने आप को स्थापित किया, समाजवादी पार्टी को स्थापित किया। तो ये अपने आप में बड़ा, आप ये सोचिए, बड़ा अगर उलटफेर होगा अगर इस तरीके की कोई स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग लगभग 122-123 सीटें हैं टोटल, और जिसमें से 80 से 90 सीटें सीधे तौर पर इंपैक्ट करते हैं दलित मुस्लिम समीकरण को देखते हुए। ऐसे में अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि एक समीकरण और बनता हुआ दिखलाई पड़ रहा है, वो समीकरण थर्ड फ्रंट का है, उसकी भी चर्चा चल रही है। उसमें देखिए, आजम खान और चंद्रशेखर आजाद की बात है वो तो है ही, इसके अलावा एक चर्चा इंडिया गठबंधन के भीतर है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच पिछले कुछ दिनों से एक प्लेटफॉर्म पर आते हुए नहीं दिखलाई पड़ रहे हैं। बगल में समाजवादी पार्टी किसानों के मुद्दे पर प्रदर्शन करती है संसद भवन परिसर में, और उसी के ठीक बगल में काली टी शर्ट पहन करके राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पूरा कांग्रेस वहां पर प्रदर्शन कर रहा होता है अडानी के खिलाफ। डिंपल यादव जी सीधा बयान दे देती हैं कि जॉर्ज सोरोस का मुद्दा हो चाहे फिर अडानी का मुद्दा हो, उनको उससे कोई मतलब नहीं, वो किसी के साथ नहीं है,
वो सीधे तौर पर सदन चले और अपनी समस्याएं उठाएं। सदन में हमने देखा भी, चाहे राजीव राय की बात हो, चाहे धर्मेंद्र यादव की बात हो, चाहे वो कोई भी सांसद हो समाजवादी पार्टी का, वो अपने क्षेत्र की समस्याएं लगातार उठा रहा है। लेकिन अडानी और जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर संसद चल नहीं रही है। और अभी ये भी प्रोफेसर रामगोपाल यादव का जो बयान आया कि सीधे तौर पर उसमें उन्होंने कहा कि हम राहुल गांधी को अपना नेता नहीं मानते। भाई वो हिमाचल हार गए, पूरा का 4 की 4 सीटें हार गए हिमाचल की लोकसभा में, जबकि उनकी सरकार है। तेलंगाना और कर्नाटक में आधी आधी सीटें हार गए, दोनों जगह कांग्रेस की सरकार है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी एक भी सीट नहीं ला पाए, वहां बड़ी बड़ी बुरी स्थिति हो गई। और इसीलिए प्रोफेसर रामगोपाल ने कहा कि अगर ये स्टेट कांग्रेस जीत लेती तो मोदी आज प्रधानमंत्री नहीं होते। और इसीलिए इसी बीच में ममता बनर्जी का नाम चलने लगा इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए। तो आप ये समझिए कि बहुत सारी चीजें चल रही हैं, और ये जो वक्त है ये बड़ा क्रूशियल टाइम है किसी भी राजनीतिक दल के लिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए, राजनेता के लिए। उत्तर प्रदेश से खास तौर पर जो ताल्लुक रखता है आने वाले 2027 के विधानसभा के चुनाव के लिए, क्योंकि इसी बीच बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। मायावती को लेकर के भी लगातार चर्चाएं हो रही हैं। मायावती कह रही हैं कि भाई वो अकेले चुनाव लड़ना जरूर चाहती, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन में कोई स्थिति परिस्थिति ऐसी बनती है सपा और कांग्रेस में, तो ये भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी थर्ड फ्रंट का हिस्सा हो सकती हैं, नेतृत्व कर सकती हैं, ये भी वो बात हो रही है। और अगर उनको नेतृत्व करने का मौका मिला तो आप ये समझिए कि बहन कुमारी मायावती जी आ जाएंगी गठबंधन में, क्योंकि उनको तो अपना वजूद बचाना है। तो ऐसे में एक बड़ा, खास तौर पर इस देश की दलित और मुस्लिम राजनीति में, इस देश के सबसे बड़े सूबे के भीतर एक बड़े उलटफेर की सुगबुगाहट इस वक्त नजर आ रही है। चाहे वो चंद्रशेखर की बात कर लें हम, चाहे वो आजम खान की बात कर लें, चाहे वो मायावती की बात कर लें। चंद्रशेखर क्या भविष्य की राजनीति को और देख रहे हैं क्या? जो देखिए थोड़ा हाइपोथेटिकल है, लेकिन जो चर्चाएं हमेशा चलती रहती है और मांग चलती रहती है कि भविष्य में अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग होता है, अवध अलग होता है, पूर्वांचल अलग होता है, बुंदेलखंड अलग होता है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ज्यादा सीटें जीतकर और वहां पर एक दबदबा कायम किया जाए, पश्चिम के ही सही एक बड़े नेता के तौर पर उभरे, ऐसा सोच रहे हैं क्या? भाई देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दो मुद्दे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े हैं। एक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने की मांग, और एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी कि जो बहन जी का फॉर्मूला था हरित प्रदेश वाला, वो लागू करने की मांग। भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग, संजीव बालियान अभी पिछले महीने भी कह रहे थे कि युवाओं को अलग स्टेट के लिए प्रदर्शन करना चाहिए। वो लगातार मांग करते रहते हैं। भाजपा के वो नेता हैं, मंत्री भी रहे हैं, सांसद रहे हैं, तो वो लगातार इस तरीके की मांग करती है। भाजपा की बात है। मायावती जी का भी बंटवारे को लेकर के स्टैंड यही है। आप देखेंगे कि पहला जो जीत के बाद चंद्रशेखर आजाद ने भी इसको लेकर के सदन के भीतर मांग कर डाली है एक बार। जब चंद्रशेखर ये मांग कर रहे हैं, उनका स्टैंड क्लियर है, तो सीधी सी बात है। और अगर ये आप समझिए, दो फॉर्मूले चल रहे हैं, एक 3 हिस्सों में उत्तर प्रदेश को बांटने का, एक 4 हिस्से में। मायावती जी ने तो 4 हिस्सों में बांटने का दिया था, हरित प्रदेश, बुंदेलखंड, अवध, पूर्वांचल। पिछले साल एक बड़ा सूची भी वायरल हो रही थी जिसमें सारे जिलों के नाम बताए जा रहे थे। बाकायदा मतलब केंद्र सरकार को उसका खंडन करना पड़ा था कि ऐसा कोई हमारे पास प्रस्ताव नहीं आया। लेकिन मायावती जी 2011 में ये प्रस्ताव लेकर के आई थी, तब समाजवादी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया था, एक तरीके से जबरदस्त विरोध किया था कि एक रहेगा उत्तर प्रदेश, इस तरीके के तमाम सारे नारे भी लगे थे। तो अगर उत्तर प्रदेश के बंटने जैसी कोई संभावना होती है, देखिए ये बात तो एकदम सच है कि आबादी का बोझ उत्तर प्रदेश पे बहुत है, और आबादी के अनुपात के लिहाज से अगर उत्तर प्रदेश बंटता है तो कम से कम वो 3 हिस्से होंगे। क्योंकि अगर 29 से पहले जातिगत जनगणना और डिलिमिटेशन तो होना ही है, और परिसीमन में जातिगत जनगणना और परिसीमन होता है, तो आप ये मान के चलिए कि 500 के आसपास की विधानसभा सीटें होंगी उत्तर प्रदेश में, और 100 से ज्यादा लोकसभा सीटें हो जाएंगी। ऐसे में दिल्ली में जो लोग बैठे हैं उनके सामने भी बड़ी ये चुनौती होगी, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश देगा, अभी भी देता है, फिर और ज्यादा दबाव हो जाएगा। भाजपा के ही भीतर तमाम सारे धुरी बन जाएंगी।
क्योंकि योगी आदित्यनाथ किस लिए मजबूत माने जाते हैं? क्योंकि सबसे बड़े सूबे का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, सबसे बड़ा जनाधार उनके पास है। और जब सीटें लोकसभा की और विधानसभा की बढ़ जाएंगी तब तो कद और बढ़ जाएगा, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री की बात हो। और ये बात हर किसी के लिए, खास तौर पर जो उत्तर प्रदेश में स्थापित पार्टियां हैं जिनकी रीजनल आइडेंटिटी नहीं है, जैसे समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश का ना बंटना सबसे ज्यादा मुफीद काम है। क्योंकि फिर आने वाले वक्त में सपा को यह पता है कि हमको ही उत्तर प्रदेश को लीड करना है, उससे बड़ा कोई विपक्ष है नहीं मौजूदा स्थिति में। ऐसे में अगर बंटवारा होता है तो इसका फायदा सीधे तौर पर पश्चिम के लोगों को तो मिलेगा। और चंद्रशेखर आजाद पश्चिम की राजनीति करते हैं। आप देखिए मुजफ्फरनगर में अभी जो चुनाव हुआ, 3 सीटें ऐसी थी जहां पर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल अच्छा वोट लेकर के आए, कुंदरकी हो गई, चाहे मीरापुर हो गया, चाहे खैर हो गया, इन सारी सीटों पर बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। और जिस तरीके से वो आजम खान साहब से मिल रहे हैं, जिस तरीके से ये समीकरण दलित मुस्लिम का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनता है, उनको लगता होगा कि क्या पता भविष्य में अगर उत्तर प्रदेश का बंटवारा हो जाए तो एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित होने का उनको मौका मिल जाए। सही बात है। तो ये उनके लिए एक बड़ी पॉजिटिव चीज है और शायद यही वो भविष्य के गठ में अपने आप को देख रहे हैं। प्रशांत भाई, अगर ये सिनेरियो नहीं भी बनता है तो 27 के चुनाव में कुछ सीटें अगर ले आते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, जीतने में कामयाब हो जाते हैं, तो कम से कम सरकार में दखल देने लायक तो हो जाएंगे। देखिए, ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चंद्रशेखर आजाद चाहे आजम खान उनके साथ आए और चाहे नहीं आए, चंद्रशेखर आजाद के विधायक आने वाले विधानसभा के 2027 के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसकी बहुत ज्यादा संभावना है क्योंकि माहौल बहुत अच्छा है कई जगहों पर चंद्रशेखर आजाद को लेकर के। जहां से सांसद ये चुन के आए हैं नगीना से, वहां पर उसी लोकसभा सीट की 1-2 सीटों पर ये अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि वहां पर लगातार सक्रिय। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि विधायक चुन के आजाद समाज पार्टी के आने वाले आ सकते हैं विधानसभा के चुनाव में 27 में। और अगर आजम खान साथ में आ जाएंगे तो इसका जो क्राइटेरिया होगा, इसका जो असर होगा और बढ़ेगा। बिल्कुल, तो देखना होगा कि किस तरफ जाती है उत्तर प्रदेश की राजनीति। लेकिन चंद्रशेखर आजाद लगातार कोशिश कर रहे हैं और अब आजम खान का साथ मिल सकता है, ऐसी चर्चाएं खूब जोरों पर हैं। तो जो दलित और मुस्लिम समीकरण बनाते हुए दिखाई दे रहे थे चंद्रशेखर आजाद, वो आजम खान उसकी कमी पूरी कर सकते हैं। खैर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो ऐसा देखने को लग रहा है। फिलहाल आगे क्या होगा वो तो देखने वाली बात होगी, क्या कुछ निकल कर आएगा उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। प्रशांत भाई, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए।